अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रीसेंट जो इंडस शील्ड एक्सरसाइजेज थी उसकी एक पीआर वीडियो में एक झलकी दिखाई गई थी जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स CM-400 AKG मिसाइल्स को इंडिया के S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। CM-400 AKG को नॉर्मली एंटी शिप मिसाइल के तौर पर ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ इसे सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर दिखाया जा रहा था। इसके स्कोप को लेकर बात करेंगे और दूसरा हम यमन के इजराइल पर हमले को लेकर भी बात करेंगे, जिसकी वजह से पूरे के पूरे एशिया रीजन में नई हलचल मच चुकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं CM-400 AKG की। CM-400 AKG एक बुनियादी तौर पर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, लेकिन ये नॉर्मल क्रूज मिसाइल की तरह यानी कि जैसे एक्सोसिट मिसाइल है, उसके अलावा पाकिस्तान CM-802 सबसोनिक मिसाइल को यूज़ करता है और हारपून मिसाइल्स हैं, इसके एयर लॉन्च वर्जन आपको मिल जाएंगे। तो ये वो मिसाइल्स हैं जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी बनाए गए कि वो क्रूज तो वैसे ही करते हैं जैसे इस क्रूज मिसाइल करता है, लेकिन वो सुपरसोनिक स्पीड हासिल कर सकते थे, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा जा सकते थे। ऐसा एक मिसाइल CM-400 AKG भी है। CM-400 AKG पाकिस्तान की सर्विस में 2017 से 2018 के दरमियान आया और ये मिसाइल $100 मिलियन की एवज सबसे पहली जो इसकी लॉट थी वो पाकिस्तान को मिली थी 2019 में 2018 में। पाकिस्तान इन्हें अपने JF-17 थंडर्स पर यूज़ करता है और बुनियादी तौर पर इन्हें एक एंटी शिप मिसाइल के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसके बारे में जो पहली एजम्पशन यही निकलती है कि ये जंगी बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन अब पाकिस्तान इसे दूसरे मुख्तलिफ रोल्स में इस्तेमाल कर रहा है। इंडस शील्ड एक्सरसाइजेज में जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ बहुत से नए टैक्टिक्स को डेवलप किया जाएगा और यहाँ सऊदी अरेबिया और तुर्किया की एयरफोर्सेस मौजूद थीं। पाकिस्तान के लिए इंडियन साइड पर देखा जाए तो S-400 एक इनेविटेबल ख़तरा मौजूद है। S-400 के एक्टिवेट होते हुए पाकिस्तान इंडिया में डीप स्ट्राइक्स नहीं कर सकता और इवन पाकिस्तान अपने बॉर्डर के बहुत करीबी एरियाज़ में भी S-400 के होते हुए इतनी आज़ादी से नहीं उड़ सकेगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, क्योंकि S-400 की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। S-400 आप पर मिसाइल ना भी फायर करे, उसका सर्विलेंस रडार ही तकरीबन 500 किलोमीटर तक हर चीज़ देख रहा होता है, जो कि हवा में मौजूद दूसरे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को गाइड कर सकता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है और ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा एड या मदद होती है अपनी एयरफोर्स के लिए। इसलिए जो पहला टारगेट होता है किसी भी एयरफोर्स के लिए वो यही होता है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया जाए और ओबियसली इस चीज़ को पाकिस्तान एयरफोर्स भी समझती है। पाकिस्तान एयरफोर्स अब इन CM-400 AKG मिसाइल्स को सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के रोल में इस्तेमाल करना चाहता है, यानी कि सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमला किया जाए। CM-400 AKG एक चूँकि मैंने बताया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं बल्कि ये सतह ज़मीन के बहुत करीब उड़ते हैं और चूंकि ये कम बुलंदी पर उड़ रहे होते हैं इस वजह से ये जल्दी रडार में नहीं आते और अगर इनकी स्पीड सुपरसोनिक हो तो इनको इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम इंडिया के पास जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और CM-400 AKG में एक फ़र्क ये है कि CM-400 AKG रॉकेट मोटर को यूज़ करता है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल एक रैमजेट पावर्ड मिसाइल है। रैमजेट पावर्ड मिसाइल और रॉकेट मोटर मिसाइल किस तरह काम करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CM-400 AKG यहाँ देखा जाए तो पाकिस्तानी साइड पर आपको ब्लू कलर में कुछ सिस्टम्स नजर आएंगे। ये पाकिस्तान के HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं और पाकिस्तान का ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और यहाँ आपको मुख्तलिफ फाइटर जेट हैं जो पाकिस्तानी हदूद में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ JF-17 देखे जा सकते हैं जिन्होंने 2 CM-400 AKG लॉन्च किए हैं और वो लॉन्च होने के बाद बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर होता क्या है कि ये CM-400 AKG जब लॉन्च होते हैं 30,000 फीट से ज़्यादा बुलंदी पर जाके इन्हें लॉन्च किया जा सकता है, तो उसके बाद ये एक ख़ास फासले पर जाके बुलंदी पर जाना शुरू करते हैं। ये हाइट गेन करते हैं और हाइट गेन करने के बाद अपने वॉरहेड समेत ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में क्रूज़ करते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड 4 मैक से भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा स्पीड ये अटेन कर लेते हैं और इवन अपनी टर्मिनल फेज़ में जब ये अपने टारगेट को हिट करने के करीब होते हैं तब भी ये मनूवर कर सकते हैं, यानी कि ये तब भी काफ़ी फुर्ती और चुस्ती से अपनी ट्रैजेक्टरी को बदल के दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। इस वजह से इस तरह के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस काम के लिए सबसोनिक मिसाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा अहम रहते हैं और सबसोनिक मिसाइल्स की काफ़ी ज़्यादा कारकर्दगी बेहतर रही यूक्रेन रशिया वॉर में, जबकि उससे पहले यही समझा जाता था कि जो स्लो स्पीड के मिसाइल्स होंगे
उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत आसान होगा। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर में दिखाया गया कि जो क्रूज़ मिसाइल हैं, चाहे वो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल हो या सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल हो, वो अगर क्रूज़ कर रहा है तो जल्दी रडार की नज़र में नहीं आता और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एंड सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात चल ही रही है तो CM-400 पर ही दोबारा आ जाएं तो CM-400 AKG को GF-17 ब्लॉक 3 के साथ काफ़ी ज़्यादा फीचर किया जा रहा है। GF-17 ब्लॉक 3 की जब टैक्सी ट्रायल्स हुए थे तब भी CM-400 AKG को GF-17 ब्लॉक 3 के मॉडल पर दिखाया गया था। उसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। अब इससे पहले सिर्फ कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, एक GF-17 ब्लॉक 1 की जिसने CM-400 AKG मिसाइल को कैरी किया हुआ है। उसके अलावा CM-400 AKG मिसाइल की GF-17 थंडर के साथ कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, यानी कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मिसाइल है। और अगर ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मिसाइल है तो ये ख़ास किस्म के मिशंस को परफॉर्म करने के लिए रखा गया होगा। और GF-17 ब्लॉक 3 के साथ ये और भी ज़्यादा डेडली बन जाता है। वो इस वजह से कि जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार होता है, एक तो उसे जैम करना मुश्किल होता है, दूसरा वो आपको ज़्यादा रेंज दे रहा होता है और ज़्यादा रेंज पर वो बेहतर तरीके से गाइड कर रहा होता है। जबकि जो पुराने GF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के पल्स डोपलर रडार हैं वो इन तमाम मामलात में कुछ डिग्रेड हो जाते हैं। ब्लॉक 3 अपने बेहतरीन आईसा रडार के साथ, बेहतरीन नेक्स्ट जनरेशन सेंसर सूट के साथ CM-400 AKG को ना सिर्फ बेहतर तौर पर गाइड कर सकता है बल्कि बेहतर तरीके से उसको टर्मिनल फेज़ में भी मैनूवर करने में मदद दे सकता है। इस वजह से जो ब्लॉक 3 के साथ CM-400 AKG का कम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है किसी भी किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। CM-400 AKG तकरीबन 250 से 290 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, या मैं यूँ कहूँ 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज प्रोवाइड करता है। एंड S-400 के लिए काफ़ी ख़तरा हो सकता है क्योंकि हमने यूक्रेन रशिया वॉर में देखा है कि इवन बहुत से S-300 को हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल ने तबाह किया जिनकी रेंज थी 100 किलोमीटर, लेकिन वही S-300 300 किलोमीटर दूर तक जहाज़ को निशाना बनाने के काबिल थे, लेकिन 100 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल्स ने उन्हें तबाह किया। इसी तरह अगर देखा जाए तो अगर CM-400 AKG 300 या 290 किलोमीटर की रेंज के साथ आ रहा है तो ये S-400 को टैकल कर सकता है। चूँकि इस तरह के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, इस वजह से S-400 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। अब इन्हें इंटरसेप्ट करने की बात आती है तो हम मुख्तलिफ डिकॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स को एक कम्बिनेशन में यूज़ किया जा सकता है जहाँ एक से ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए जाएँ जो कि एक डिकॉय का काम करें। जब S-400 अपने सारे मिसाइल्स उन रॉकेट्स को तबाह करने के लिए लगाएगा तो उस दौरान ये CM-400 AKG मिसाइल्स उन S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को हिट करके तबाह कर सकते हैं। और इसी तरह की स्ट्रेटजी से यूक्रेन ने काफ़ी ज़्यादा रशियन S-300 और S-400 सिस्टम्स पर स्ट्राइक्स भी की हैं और उन पर मैंने वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं गज़ा की सिचुएशन पर। गज़ा की सिचुएशन पर हम अपने सेकंड चैनल पर उसे कवर कर रहे हैं। इस चैनल पर कुछ वजूहात की बुनियाद पर हम इजराइल और फ़लस्तीन के तमाम मामले को कवर नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी इस चैनल पर कवर करने की वजह से हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी। तो रीसेंट अपडेट ये है कि 31 अक्टूबर की शाम को यमन के हाउसी फाइटर्स ने अटैक किया है इजराइल पर। अब इस अटैक को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा सेंटीमेंटल आपको चीज़ें भी नज़र आएंगी। लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं, खुश भी हैं कि हाउसी फाइटर्स ने इजराइल पर कोई हमला किया है, लेकिन इसके पीछे पसे पर्दा हकीकत कुछ और है। उसको हम अपने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद यही करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।